नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। $1 अरब से भी कम बचा था। यह रकम महज 20 दिनों के तेल और फूड बिल के भुगतान के लिए पर्याप्त थी। भारत के पास इतनी मुद्रा भी नहीं थी कि बाकी दुनिया से कारोबार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज $72 अरब पहुंच चुका था। खास बात यह कि उस वक्त ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। देश की अर्थव्यवस्था से लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था और महंगाई, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा दोहरे अंक में पहुंच गए थे। वहीं विदेशों से आने वाला रेमिटेंस का स्तर भी नीचे जा चुका था। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जबकि देश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाने से इंकार कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन सरकार जाति और मजहब की लड़ाई में फंस गई। देश भर में दंगे हुए और दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। मई 1991 में आम चुनाव होने तक केयरटेकर सरकार रही। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई अपना पैसा निकालने लगे थे और निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। उस दौर में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गई, आयात रोका गया और सरकारी खर्चों में कटौती की गई और रुपए का 20% अवमूल्यन किया गया। वहीं बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। तब आईएमएफ ने भारत को $1 अरब 27 करोड़ का कर्ज दिया था, लेकिन इससे भी देश के हालात नहीं सुधरे। वित्तीय वर्ष 1991 के अंत तक चंद्रशेखर सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने को विवश हो गई। जब 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और यह देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया गया। यह इसलिए भी संभव हो पाया कि भारत में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेताओं की छवि बेदाग रही है। यहां पाकिस्तान की तरह दुष्ट और भ्रष्टाचारियों को कभी इस पद पर नहीं बैठने दिया जाता है, बेशक सरकार किसी भी पार्टी की बनती रही है। भारत को आजादी के बाद से ही ईमानदार छवि वाले प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने सदैव राष्ट्र हित के लिए काम किया है। नवंबर 2021 में जब श्रीलंका में हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, तब वहां शीर्ष पदों पर बैठे नेता भ्रष्ट और निजी हितों की पूर्ति में लिप्त थे। श्रीलंका उसी स्थिति में चला गया था जो हालात 1951 में भारत में बन गए थे। देश में महंगाई बढ़ी, खाने पीने की चीजों का काल पड़ा और तेल, गैस और बिजली के दाम बढ़ते चले गए और 2022 में श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। शीर्ष भ्रष्ट नेता देश छोड़कर चले गए। अब यही हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो नया पाकिस्तान का नारा देकर प्रधानमंत्री बने थे, देश के लिए मनहूस साबित हुए हैं। उनके शासनकाल में न सिर्फ देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, बल्कि वे खुद भी एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इमरान के परिवार और नजदीकी लोगों ने जमकर लूट खसोट की है। फराज शहजादी अरबों रुपए के घपलों के साथ देश छोड़कर भाग गई, जबकि इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बेगम तोसा खाना समेत कई विवादों में फंस गए। इमरान ने बड़ी बेशर्मी से स्वीकार किया कि उन्होंने तोसा खाने के उपहार कम पैसे देकर खरीदे हैं, जबकि वह कहते थे उन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और उन्हें अब कोई जरूरत नहीं रही है। इमरान ने महज 3.5 साल में अकेले 2 सरकारों के बराबर कर्जा चढ़ा दिया। पिछली 2 सरकारों के 10 सालों के राज में 18 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्जा हुआ था, लेकिन इमरान के कार्यकाल में 18.1 ट्रिलियन रुपए का कर्जा चढ़ गया। यानी हर दिन पाकिस्तान पर 14 अरब रुपए का कर्ज चढ़ाया गया। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का बंटाधार करके इमरान तो चलते बने, लेकिन शहबाज के रूप में मिले नए प्रधानमंत्री भी दूध के धुले नहीं है।
उनकी छवि एक भ्रष्ट नेता की रही है। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शहबाज और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगे हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान को एक ईमानदार नेतृत्व की जरूरत थी। शहबाज सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में मदरसा मुल्क के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और यह 1991 के भारत और 2022 के श्रीलंका की स्थिति से भी खतरनाक हो गए हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, जबकि मुद्रा स्फीति दर 30% को छू गई है। सरकार के पास तेल गैस खरीदने के पैसे कम पड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों द्वारा विदेशों से भेजे जाने वाले डॉलर भी कम हो गए हैं, जबकि बंदरगाहों पर भी खाने पीने की चीजें बिना डॉलर के हासिल नहीं की जा रही है। वहीं पाकिस्तानी करेंसी रुपया डॉलर की तुलना में अब पूरी तरह औंधे मुंह गिर गया है और अब $1 के लिए 255 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि बुधवार को इसके लिए 230 रुपए देने पड़ते थे। यानी एक दिन में इसमें 24 रुपए से अधिक की गिरावट हुई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान दिवालिया होने के अंतिम चरण में है। पूरे मदरसा मुल्क में आटा, दाल, खाद, तेल, पेट्रोल, बिजली, गैस और तैमन टोपी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार मित्र देशों और IMF के आगे कटोरा फैलाकर भीख मांग रही है। उधर बिना बिजली और गैस के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप होने के कगार पर है। कच्चा माल आयात करने के लिए बैंकों से डॉलर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोडक्ट की लागत बढ़ानी पड़ी है। यानी जो टी-शर्ट $8 में पश्चिमी देशों को निर्यात करते थे, अब वह उन्हें $11 की पड़ रही है। ऐसे में खरीदार भारत और बांग्लादेश की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें पाकिस्तान से सस्ता भी पड़ता है और समय पर उनके ऑर्डर भी पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में बेतासा महंगाई बढ़ने और डॉलर की कीमत बढ़ने से उसका निर्यात मरणासन होने के मुहाने पर है, या यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चल रही है। पाकिस्तान की तबाही के लिए कहीं न कहीं शीर्ष पदों पर बैठे नेता ज्यादा जिम्मेदार हैं। देश के सारे कलपुर्जे उधार की पॉलिसी से काम करते हैं। यह एक मुल्ला पॉलिसी है जिसमें वित्त कम चित ज्यादा होते हैं। इनका मदरसा ज्ञान वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं बताता है, बल्कि पिछवाड़ा उठाने गिराने पर ज्यादा केंद्रित रहता है। यही कारण है कि सरकार एक तरफ खर्चों में कटौती करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की 10% सैलरी काटने पर विचार कर रही है, वहीं सांसदों का बजट 30% बढ़ा दिया गया है। आर्थिक सुधारों को लागू करने की हिम्मत सरकार में नहीं है और अभी भी कर्ज लेकर देश बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अब IMF ही अंतिम विकल्प बचा है, लेकिन अकेले IMF के कर्ज से पाकिस्तान बच जाएगा, इसकी संभावना भी कमजोर नजर आती है। पाकिस्तान पर $100 अरब से अधिक का भारी कर्ज चढ़ा हुआ है। अभी पाकिस्तान जिस तरह कर्ज लेकर कर्ज चुका रहा है, यह उसके कर्जों में और अधिक बढ़ोतरी करेगा, जो भविष्य में उसकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाएगा। IMF से उसे कर्ज भी मिल जाता है तो यह महज $7 अरब ही मिलेगा, लेकिन उसे अगले महीनों में $10 अरब का कर्ज चुकाना है, जबकि फिलहाल उसका विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब पर आ गया है। IMF से कर्ज मिलने के बाद देश में महंगाई की सुनामी उसके तैमदों को चिथड़े चिथड़े कर डालेगी। एक दिक्कत यह भी है कि इससे आम आदमी की आमदनी में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि इससे मदरसा पैदाइश की तशरीफ और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। पर यह जाहिलों का मुल्क पाकिस्तान है, यह ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। आज नहीं तो आने वाले वक्त में यह दिवालिया भी होगा और टुकड़ों में भी होकर बिखर जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।